चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पर्व और उत्सव। और हम अभी पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कला और संस्कृति, जिसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। जैसे कि लोकगीत के बारे में हमने पढ़ लिए, नृत्य के बारे में पढ़े हैं, नाट्य के बारे में भी हमने पढ़ ली हैं, चित्रकला, शिल्पकला, ये सभी चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पर्व और उत्सव। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभ्यता और संस्कृति के विकास में अगर देखें तो जो पर्व और उत्सव है उनका काफ़ी योगदान यहाँ पे सिद्ध होता है। राज्य में सामाजिक व धार्मिक उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और ये उत्सव जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि भाई दूज, गणगौर, इसके अलावा हम बहुत सारे जो पर्व और उत्सव देखेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं भाई दूज की। तो भाई दूज जो है प्रत्येक वर्ष हम देखें तो वर्ष में 2 बार इसको मनाया जाता है, इस उत्सव को, जो भाई दूज है उसको। और यहाँ पे अगर देखें तो चैत्र मास के बाद अगर देखें तो चैत्र मास के समय ही होली के अवसर पर, ठीक है, होली के जो है होली का दिन मतलब होली के बाद मनाया जाता है इसको। और दूसरा जो है कार्तिक मास में दीपावली के बाद में। तो ये जो त्यौहार होता है, उत्सव होता है, वो उसके अंतर्गत जो रक्षाबंधन होती है, मतलब एक प्रकार से अगर बोलें तो रक्षाबंधन के जैसा ही ये त्यौहार होता है, जिसमें जो बहनें होती हैं वो अपने भाई को कुमकुम, चावल, हल्दी, अक्षत, इन सभी चीज़ों से तिलक करती है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं गणगौर। तो गणगौर मुख्य रूप से हमको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़ में। तो बुंदेलखंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र आपको बुंदेलखंड नज़र आएगा यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो मालवा आपको ये वाला क्षेत्र दिखेगा, ठीक है, और निमाड़ आपको ये नीचे वाला क्षेत्र दिखेगा, ठीक। तो इन सभी क्षेत्रों में हमको मुख्य रूप से अगर देखें तो महिलाओं के द्वारा यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़, इस क्षेत्र की जो महिलाएं होती है वो गणगौर पर्व सौभाग्य कामना के लिए मनाती है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने सौभाग्य बांटा था। तो इससे अगर देखें तो प्रतिवर्ष इसको 2 बार, मतलब जो मालवा है, मालवा में गणगौर प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है और इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अब 2 बार कब मनाया जाता है, एक तो चैत्र के समय और एक भाद्रपद में, ठीक है। तो यहाँ 2 बार हमको देखने को मिलता है गणगौर। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो गोवर्धन पूजा है और आखा तीज, इसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। इसके अंतर्गत जो दीपावली है, दीपावली के दूसरे दिन इसकी जो है पूजा की जाती है, मतलब जो गोवर्धन पूजा है वो आयोजित की जाती है। और यह पूजा मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित होती है। इसमें गोबर से ज़मीन पर क्या किया जाता है, एक पर्वत बनाया जाता है और साथ में आगे जो है बैलों की आकृतियाँ भी यहाँ बनाई जाती है। और जो भील जनजाति है वो पशुओं के सामने नृत्य करते हैं, होड़ गाते, गीत गाते, इस प्रकार से वो जो है इस पूजा को यहाँ पर देखने को मिलता है। अहिर जाति के लोग जो है इसी पूजा के अंतर्गत जो अपने देवता है खैर देव, इसकी भी पूजा की जाती है अहिर जाति के लोगों के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं आखा तीज के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये मुख्य रूप से जो अविवाहित युवतियाँ होती है उनका त्यौहार इसको माना जाता है। और यह पर्व मुख्य रूप से विवाह के स्वरूप से संबंधित होता है। इसी के अंतर्गत देखें हम तो इस उत्सव में सबसे ज़्यादा बाल विवाह हमको देखने को मिलते हैं। और इसको अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब बहुत जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पे मध्य प्रदेश के अंतर्गत अक्षय तृतीया भी इसको बोलते हैं। इसी के अंतर्गत जो आखा तीज है उसमें डालियों का मंडप बनाया जाता है और उसी के नीचे जो पड़ोसी होते हैं उसको दावत भी यहाँ पे दी जाती है। तो ये देखें हमने गोवर्धन पूजा, और दूसरा हमने देखे आखा तीज जिसे अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लारू काज देखने को मिलेगा और नौरता। इसको एक प्रकार से नौरता भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर नीरता भी बोलते हैं। तो चलिए लारू काज के बारे में देख लेते हैं। तो लारू काज जो है इस उत्सव के अंतर्गत हम देख सकते हैं सुअर के विवाह का प्रतीक इसको माना जाता है। और इसमें जो गोंड जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा नारायण देव के सम्मान में इसको मनाया जाता है। और मुख्य रूप से अगर देखें तो वर्तमान में ये जो है लुप्त होता जा रहा है, ये लारू काज जो उत्सव है। इनमें देखें तो सुअर की बलि यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा नीरता या नौरता की बात करें तो दशहरा का जो पर्व होता है उसके पूर्व हम देख सकते हैं नवरात्रि में 9 दिनों तक महिलाओं द्वारा यहाँ पे जो उत्सव है उसको मनाया जाता है। और इस उत्सव के अवसर पर महिलाएं जो है दुर्गा माता की पूजा करती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे सामने दशहरा देखने को मिलेगा और उसके बाद होली।
तो दशहरा जो पर्व है उसको मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर देखें तो मुख्य रूप से जो त्यौहार उसको विजयदशमी के नाम से भी इसको मनाया जाता है। और बुंदेलखंड में हम देख सकते हैं, बुंदेलखंड में इस अवसर पर लोग एक दूसरे से घर घर जाकर गले मिलते हैं और साथ में उनको पान भी खिलाते हैं। इसके अलावा जो भील जनजाति है, भीलों का एक प्रकार से प्रमुख उत्सव है और इस त्यौहार में आदिवासी युवक युवतियों को अपने जो जीवन साथी है उसको चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। किसके अंतर्गत? दशहरा के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, होली की बात करते हैं। तो होली कब मनाई जाती है? ये फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा होती है उसमें इसको मनाया जाता है। और इस त्यौहार में हम देखें तो सभी वर्गों के जो लोग हैं उसके द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस पर्व के दिन हम देखें तो इसके एक दिन पहले अलग अलग जगह से लकड़ियाँ एकत्रित की जाती है और होलिका का दहन किया जाता है। अब होलिका का दहन करने के पश्चात जो उत्पन्न उससे राख होती है, मतलब दहन करने के पश्चात जो राख होती है उसको गांववासी अपने घर ले जाते हैं। मतलब एक प्रकार से पवित्र उसको मतलब पवित्रता का प्रतीक मानते हैं, इसके कारण अपने घर ले जाते हैं। और दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है। तो ये होली का त्यौहार है, ठीक है। इसके अलावा हरेली और मेघनाथ की बात करते हैं। तो हरेली क्या है? हरेली की अगर बात करें तो ये किसानों का एक महत्वपूर्ण पर्व है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से जो किसान होते हैं वो अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। साथ में जो हरेली जो उत्सव है वो श्रावण की जो अमावस्या होती है उसको यहाँ पे मनाया जाता है। और मालवा के अंतर्गत इसको हरिया गोधा नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत महिलाएं व्रत भी रखती है और काफ़ी उत्सव मतलब काफ़ी अच्छे से इस उत्सव को मनाया जाता है। मेघनाथ, इसके अंतर्गत देखें तो ये जो मेघनाथ है, जैसे अगर देखें तो ये क्या था? रावण का पुत्र था। और जो गौंड जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास में पहले पक्ष में इसको मनाया जाता है। मेघनाथ को हम बोल सकते हैं गौंडों का आराध्य है। और इस त्यौहार में जो है एक प्रकार से 4 खंबे, मतलब जो खंबे रहते हैं 4 खंबे से एक प्रकार से जो तख्त है स्थापित किया जाता है। और जिसमें एक बीचों बीच जो है एक छेद करके एक खंबा गड़ाया जाता है बीचों बीच में, और उसमें एक आड़ी लकड़ी लगाई जाती है जिसको गोल गोल घुमाया जाता है। और इसी मंडप के नीचे बैठकर जो है मंत्रोच्चारण भी किया जाता है और पूजा पाठ की जाती है। तो ये गौंड जनजाति के लोगों के द्वारा मेघनाथ उत्सव को मनाया जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं एक है गंगा दशमी, जिसे हम बोलते हैं गंगा दशहरा। दूसरा है संजा, या इसको मामूलिया भी बोलते हैं कुछ क्षेत्र में। तो हम देखते हैं पहले गंगा दशमी। गंगा दशमी की बात करें तो ज्येष्ठ अर्थात मई जून के माह में हम देख सकते हैं शुक्ल पक्ष की दशमी को इस उत्सव को जो है मतलब एक प्रकार से ये स्थिति को पड़ता है। और यह त्यौहार आदिवासियों और जो गैर आदिवासी है दोनों ही के द्वारा खाने पीने, मौज मस्ती आदि के लिए इसको मनाया जाता है। और किसी धर्म विशेष से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। लोग इस दिन नदी किनारे अपने जो है पवित्र मतलब जो परिवार है, नदी किनारे अपने परिवार के साथ में इस मतलब जो उत्सव है उसका आनंद उठाते हैं। दूसरा है संजा, इसको मामूलिया भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे मामूलिया कब बोलते हैं। तो ये संजा जो है मालवा क्षेत्र में, मतलब मालवा क्षेत्र अर्थात ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो मालवा क्षेत्र में जो अविवाहित जो युवतियाँ होती है उनका उत्सव इसको माना जाता है। और लड़कियाँ जो होती है पितृपक्ष में प्रतिदिन दीवार पर गोबर और फूल पत्ती से नई नई आकृतियाँ बनाई जाती है और शाम को गीत गाकर उसकी पूजा करती है, ठीक है। साथ में बुंदेलखंड के अंतर्गत इसी को संजा को क्या बोला जाता है? मामूलिया बोला जाता है। मतलब जो कुंवारी युवती है उनके द्वारा इस पर्व को जो मनाया जाता है उसको मामूलिया बोला जाता है। इसी के अंतर्गत वृक्ष की टहनी, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से नींबू की बात करें तो इसमें रंगीन कपड़ा ओढ़नी ओढ़ाकर फूलों से सजाया जाता है। और साथ में शाम को इसे मतलब मंगल गीत गाते हुए नदी या जलाशय में विसर्जित भी किया जाता है। तो ये हमने देखे गंगा दशमी और संजा के बारे में। एक और चीज़ की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं ढोल ग्यारस। तो ये जो मुख्य रूप से भाद्रपद जो भादो महीना होता है जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं अगस्त के आसपास जो महीना होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखें शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से देखें तो निमाड़ और मालवा में, निमाड़ अर्थात ये वाला क्षेत्र है और मालवा अर्थात ये वाला क्षेत्र है, इसमें इसको मनाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं हम पौराणिक कथाओं की बात करें, जो भगवान विष्णु हैं वो इस दिन करवट बदलते हैं। अर्थात अगर देखें तो परिवर्तन एकादशी, जल झूलनी एकादशी या पद्मा एकादशी नामों से इसको पुकारा जाता है। तो ये सारे जो पर्व और उत्सव है उनके बारे में हमने यहाँ पे देखें। अब इसके पश्चात कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में
कुछ सांस्कृतिक समारोह है वो कहाँ पे आयोजित होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश जो समारोह है वो दिल्ली में आयोजित किया जाता है, भारत की राजधानी के अंतर्गत। मालवा उत्सव ये है इंदौर और उज्जैन में, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। आमिर खां समारोह जो है इंदौर में देखने को मिलेगा। साथ में हम देखें कालिदास समारोह, तो ये हमको उज्जैन में देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ है, आप यहाँ इंडिकेट करते चलिए जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखी रही है, ठीक है। तो आप मैप में जो है मैप में भी काम कर लोगे, साथ में ये चीज़ भी आपको याद हो जाएगी। ठेपा समारोह की बात करें तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। ध्रुपद समारोह ये भोपाल में। दुर्लभ वाद विवाद समारोह ये भी भोपाल में। लोक रंग समारोह ये भी भोपाल में। इसका तानसेन समारोह आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। भभूति समारोह ग्वालियर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह ये मैहर, सतना और विभिन्न शहरों में। तो आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, तो आपको जो है ये आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और है आपके सामने सांस्कृतिक समारोह, जैसे खजुराहो नृत्य, ये खजुराहो में देखने को मिलेगा। ओरछा आपको देखने को मिलेगा वर्तमान में कहाँ पे, निवाड़ी में। तो ये आप जो है निवाड़ी कर सकते हैं। उसके बाद पद्माकर समारोह आपको सागर में देखने को मिलेगा। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में। निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन, बड़वानी, महेश्वर में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कुमार गंधर्व समारोह, तो ये देवास में देखने को मिलेगा। भोज समारोह धार में। गजरत महोत्सव गुना के अंतर्गत। तुलसी महोत्सव चित्रकूट में। और नर्मदा महोत्सव जो है आपको भेड़ाघाट या जबलपुर में जो है देखने को मिलेगा। तो ये सभी सांस्कृतिक समारोह हमने देखे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ कहाँ आयोजित किए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, इसी के मतलब अंतर्गत हम देखेंगे प्रमुख मेले। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं। तो मतलब मेले की अगर बात करें तो बहुत सारे आयोजित किए जाते हैं, परंतु कुछ प्रमुख है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मेले होते हैं वो ग्रामीण लोक संस्कृति का एक प्रकार से महत्वपूर्ण भाग उनको माना जाता है। और जो ग्रामीण जो लोग हैं, मतलब एक प्रकार से ग्रामीणों की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित न होकर वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन से उनका घनिष्ठ रूप से जुड़ाव देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हम देखें तो 1400 स्थानों पर मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उज्जैन के अंतर्गत हमको 227 देखेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं, तो ये आयोजित किए जाते हैं उज्जैन के अंतर्गत। और अगर पूछा जाता है कम, तो सबसे कम होशंगाबाद में 13 मेले आयोजित किए जाते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो मेले हैं, एक प्रकार से अगर देखें कृषि और मौसम के आधार पर इनको जो मार्च, अप्रैल और मई के समय हमको सबसे अधिक मेले यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सबसे कम मेले यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट मेले हैं, उनको हम यहाँ पे एक जो है ट्रेस कर लेते हैं मैप में। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम सबसे पहले देखते हैं मुरैना। तो मुरैना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा नागा जी का मेला, ठीक है। इसके अलावा ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा क्या, ग्वालियर में मिलेगा आपको हीरा भूमिया का मेला। साथ में गुना में भी आपको हीरा भूमिया का मेला देखने को मिलेगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। दतिया की बात करें, दतिया में रामलीला का मेला भांडेर के अंतर्गत। सोनागिरी का मेला ये भी दतिया में। उसके बाद हम देख सकते हैं अशोकनगर के अंतर्गत जो चंदेरी है, चंदेरी में आपको जागेश्वरी देवी का मेला देखने को मिलेगा। उसके बाद छतरपुर में जल बिहारी का मेला। पन्ना के अंतर्गत बलका दीजी का मेला। रीवा में आपको महामृत्युंजय मेला देखने को मिलेगा। सीधी के अंतर्गत चांदी देवी या चंडी देवी का मेला। नरसिंहपुर में आपको बरमान का मेला गाडरबाड़ा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सिवनी में आपको मठ घोघरा का मेला देखने को मिलेगा। होशंगाबाद में 2 मेला, रामजी बाबा का मेला और जो शिवरात्रि का मेला पचमढ़ी के अंतर्गत जो है आयोजित किया जाता है। हरदा में काना बाबा का मेला सोडलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। खंडवा में आपको मानधाता का मेला पूर्वी निमाड़ में देखने को मिलेगा। खरगोन पश्चिमी निमाड़ में आपको 4 मेले देखने को, तेजा जी का मेला, कालू जी महाराज का मेला, सिंगा जी का मेला और शहीद मेला जो सनाबाद में देखने को मिलता है। फिर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में 2 मेला, एक तो कुंभ का मेला है, 12 वर्षों के अंतर्गत ये आयोजित किया जाता है, मतलब 12 वर्षों में एक बार होता है। और इसको सिंहस्थ मतलब इसमें शाही स्नान भी होता है, वो हम देखेंगे आगे। कार्तिक का मेला भी इसी के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। रतलाम में आपको त्रिवेणी का मेला देखने को मिलेगा। फिर शाजापुर की बात करें तो गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बरोड़िया में। मंदसौर के अंतर्गत धर्म राजेश्वर का मेला।
नीमच में आपको शहाबुद्दीन औलिया का उर्स देखने को मिलेगा, और सागर में भी आपको धमुनी उर्स देखने को मिलेगा। गुना और जो देखिए ग्वालियर में हमने हीरा भूमिया का देखे थे, तो यहाँ पे आपको हीरा भूमिया का मेला देखने को मिलेगा गुना में। और आपको खरगोन में देखने को मिला था तेजा जी का मेला, तो यहाँ पे भी आपको तेजा जी का मेला देखने को मिलेगा गुना के अंतर्गत। शिवपुरी की बात करें तो पीर बुधान का मेला, चामुंडा माता का मेला और सिद्धेश्वर मेला, तो ये सभी हमने एक जो है यहाँ मैप में ट्रेस की हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे हम देख लेते हैं, ताकि आपका जो है सारी एक प्रकार सारे डायमेंशन से आपको कवर हो जाए। अगर क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर मेले का नाम दे दिया जाएगा और आपको उसके बारे में 10 शब्दों में मतलब एक प्रकार से एक लाइन के अंतर्गत आपको लिखना है। और अगर 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर का आता है तो आपको क्या करना है, लगभग 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है। तो एक मेला ना पूछकर उसमें आपको पूरे मध्य प्रदेश के मेले पूछ सकते हैं, तो आपको शॉर्ट आंसर लिखना है 5 नंबर के अनुसार, 5 से 6 लाइन में, मतलब 50 से 60 शब्दों में। उसके बाद अगर पूछा जाता है 11 नंबर का, तो 11 नंबर में आपको पूरे मेले पूछे जाएंगे, तो पूरे मेले आपको लिखना है 200 शब्दों में। तो ये अपने अनुसार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो चलिए आगे मैं डिटेल दिखा देता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो कि मेले से संबंधित है। तो वहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको कुंभ मेला देखने को मिलेगा। तो कुंभ मेला आपको एक प्रकार से जो कुंभ मेला है यह एक पवित्रतम मेला है, और क्षिप्रा नदी के किनारे मतलब उज्जैन के अंतर्गत क्षिप्रा नदी के किनारे ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 12 वर्षों का इसमें समय सीमा होती है, मतलब एक प्रकार से 12 वर्षों में एक बार ये आयोजित किया जाता है। देखिए 2016 में आयोजित किया था, और अब 2028 में इसको आयोजित किया जाएगा 12 वर्षों। इसी के अंतर्गत जो है जो बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने के कारण जो पवित्र क्षिप्रा नदी है उसमें हमको चैत्र माह की जो पूर्णिमा है उससे लेकर वैशाख माह की पूर्णिमा तक यहाँ पे जो स्नान वो चलता है, शाही स्नान, मतलब विशेष शाही स्नान जिसको बोला जाता है। रामलीला का मेला की अगर बात करें तो ये दतिया के अंतर्गत भांडेर तहसील में देखने को मिलेगा, और 100 से अधिक वर्षों से ये आयोजित किया जा रहा है। और मेला मुख्य रूप से जनवरी से फरवरी माह में ये आयोजित किया जाता है। फिर देखें पीर बुधान का मेला, तो ये शिवपुरी ज़िले में देखने को मिलेगा, सावरा क्षेत्र में लगने वाला, मतलब लगभग 250 वर्षों से पुराना है, और अगस्त सितंबर माह में ये देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर देखें तो मुस्लिम संत जो पीर बुधान है उनका मकबरा देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देख सकते हैं और कुछ अन्य मेले, जैसे कि नागा जी का मेला की बात करें तो नागा जी का जो मेला है वो एक प्रकार से प्रसिद्ध जो जो मेला है संत नागा जी की याद में प्रतिवर्ष मुरैना के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। कब? नवंबर दिसंबर या अगहन मास के समय ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और लगभग 1 माह तक ये जो है मतलब जो नागा जी थे मुगल बादशाह अकबर के काल में मुरैना ज़िले के पोरस ग्राम के संत थे, और 1 माह तक ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, और इसमें हम देखें तो बंदर सहित अनेक पालतू पशुओं का व्यापार भी किया जाता है। इसके अलावा हीरा भूमिया का मेला की अगर बात करें तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा, ये जो हीरा भूमिया का मेला है वो ग्वालियर के अंतर्गत और गुना के अंतर्गत दोनों में देखने को मिलेगा। मतलब इसके आसपास के जो गांव हैं जो संत हीरा भूमिया की जो याद है उसके अंतर्गत हम देखें भाद्रपद अर्थात जो अगस्त और सितंबर है, इसमें अलग अलग तिथियों में क्षेत्र भर में अलग अलग मेले यहाँ आयोजित किए जाते हैं, और लगभग 1000 वर्षों से भी पुराना ये मेला है। तेजा जी का मेला की अगर बात करें तो तेजा जी का मेला आपको गुना और खरगोन में देखने को मिलेगा। यहाँ अगर बात करें, और 70 वर्षों से ये मेला आयोजित किया जा रहा है। तेजा जी एक सच्चे इंसान थे, ऐसा कहा जाता है कि उनके पास ऐसी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जहर उतार देती थी, और तेजा जी की जयंती पर हमको एक प्रकार से यह मेला आयोजित होता है, और निमाड़ क्षेत्र के खरगोन में हमको इस मेले का आयोजन देखने को मिलेगा। तो गुना में भी देखने को मिलेगा और खरगोन में भी। जागेश्वरी देवी का मेला, तो ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये अशोकनगर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अशोकनगर ज़िले का जो चंदेरी है जहाँ प्रसिद्ध रूप से साड़ी फेमस है, तो उसमें प्रसिद्ध स्थान पर प्रतिवर्ष हमको चैत्र मास में ये जागेश्वरी देवी का मेला देखने को मिलेगा। और चंदेरी के शासक जागेश्वरी देवी के भक्त थे, ऐसा माना जाता है, और वे कोढ़ से पीड़ित थे, और देवी ने जो है राजा से कहा कि वे मतलब जो है 15 दिन बाद देवी स्थान पर आए, और ऐसा करने पर राजा का कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो उसी दिन से इस स्थान पर जो है मेला आयोजित किया जाता है। महामृत्युंजय का मेला, तो ये रीवा में आयोजित किया जाता है। जो महामृत्युंजय का मंदिर है वहाँ स्थित है, तो वहीं पे आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है? बसंत पंचमी शिवरात्रि को जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है।
इसके अलावा हम देखें कुछ और, जैसे कि शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का जो मेला है आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर में जो अमरकंटक नाम का स्थान है वहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और लगभग 80 वर्षों से ये मेला आयोजित होता जा रहा है। ठीक है, जो शिवरात्रि का मेला है वो। इसके अलावा चांदी देवी है, चंडी देवी का मेला हमको सीधी ज़िले में देखने को मिलेगा, जो घोघरा नामक स्थान है वहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। चंडी देवी को सरस्वती का अवतार माना जाता है और यहाँ पर हम देखें तो मार्च अप्रैल के समय ये मेला आयोजित किया जाता है। और जो अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल थे, वो यहीं के रहने वाले थे और उनको एक प्रकार से सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त था, ऐसा माना जाता है। फिर देखते हैं गरीबनाथ का मेला। तो गरीबनाथ का जो मेला है वो हमको शाजापुर ज़िले में देखने को मिलता है, अवंतीपुर बड़ोरिया ग्राम में। और प्रतिवर्ष ये चैत्र मास अर्थात मार्च अप्रैल में ये एक मतलब पूरा एक माह ये आयोजित किया जाता है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी बाबा गरीबनाथ इसी गांव में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं कालू जी महाराज का मेला। तो ये हमको देखने को मिलेगा कहाँ पे, खरगोन जो है कालू जी महाराज का मेला खरगोन मतलब पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत जो पिपलिया खुर्द है उसमें हमको देखने को मिलेगा। और ये लगभग 200 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और 1 महीने तक ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो मतलब एक प्रकार से देखें 200 वर्षों पूर्व कालू जी महाराज यहाँ पर अपनी शक्ति से जो व्यक्ति है और जानवरों की जो बीमारी है वो ठीक करते थे। तो उन्हीं की याद में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर देखते हैं अगले, जैसे सिंघा जी महाराज का जो मेला है। सिंघा जी का मेला की अगर बात करें तो सिंघा जी एक महान संत थे। कहाँ के, तो ये थे खरगोन के, ठीक है, पिपलिया गांव के। तो उन्हीं की याद में हम देखें तो अगस्त सितंबर में ये आयोजित किया जाता है और लगभग 1 सप्ताह ये मेला चलता है। फिर देखें धमोनी उर्स। धमोनी उर्स आपको सागर में देखने को मिलेगा, धमोनी नामक स्थान पर। जो बाबा मस्तान अली शाह है उनकी मज़ार यहाँ पे है, तो उन्हीं की मज़ार के पास हमको अप्रैल और मई में ये मेला देखने को मतलब जो उर्स है वो देखने को मिलेगा। शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स। तो जो नीमच ज़िला है, नीमच ज़िले में अगर देखें तो यहाँ पे फरवरी माह में हमको यह उर्स आयोजित होता हुआ दिखता है और ये सिर्फ हमको 4 दिनों तक चलता हुआ दिखता है। तो यहाँ जो बाबा शहाबुद्दीन है उसकी मज़ार है। बाबा जो थे उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के निवासी थे। मठ घोघरा का मेला की अगर बात करें तो ये आपको सिवनी ज़िले में देखने को मिलेगा शिवरात्रि जो पर्व है उसके अवसर पर, और 15 दिनों तक ये चलता है। यहाँ पर प्राकृतिक झील और गुफा भी है। इसके अलावा भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे ऐसा माना जाता है। इसके अलावा 2 और है जिसमें हम देख सकते हैं बरमान का मेला और एक है मानधाता। तो बरमान का मेला आपको नरसिंहपुर में देखने को मिलता है और यहाँ जो बरमान घाट है प्रसिद्ध नर्मदा के किनारे, यहाँ पे मकर संक्रांति के अवसर पर 13 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है। फिर मानधाता का मेला की अगर बात करें तो ये जो है खंडवा के अंतर्गत जो कार्तिक माह है उसके मतलब उसी तिथि के आसपास जो है कार्तिक माह में ये लगता है और यहाँ देखें तो ये 7 दिवसीय मेला है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें तो शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, शिव की पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। तो ये सारे मेले हमने देखे यहाँ पे जितने भी मेले थे। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बोलियाँ बोली जाती है उनसे संबंधित कुछ क्षेत्र देख लेते हैं, मतलब बोलियों के नाम देख लेते हैं और उनसे संबंधित कुछ क्षेत्र अर्थात ज़िले के बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन सी बोली होती है, जैसे कि बुंदेलखंडी, निमाड़ी, बघेलखंडी, मालवी। इसके अलावा कुछ और है जैसे कि ब्रजभाषा है, कोरकू है, भीली है, गोंडी है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा एक चीज़ आपके लिए, जैसे ही मैं यहाँ बुंदेलखंडी के अंतर्गत ज़िले बताऊंगा तो उन ज़िलों को आपको इंडिकेट करना है यहाँ पे मैप में, तो आपके दिमाग में ये जो पिक्चर है वो क्रिएट हो जाएगी। तो बुंदेलखंडी जो बोली है आपको दतिया में देखने को मिलेगी, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, सागर, टीकमगढ़, गुना, छतरपुर, निबाड़ी, दमोह, पन्ना, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, इन जिलों में बुंदेलखंडी। निमाड़ी की बात करें तो खरगोन, धार, खंडवा, इंदौर, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है, मतलब अगर देखें यहाँ पे बघेलखंडी, तो बघेलखंडी आपको रीवा में, सतना में, शहडोल में, सीधी और उमरिया में देखने को मिलेगी। साथ में हम मालवी की अगर बात करें तो सीहोर, रतलाम, इंदौर, मंदसौर, देवास, शाजापुर, झाबुआ, नीमच, उज्जैन, इन सभी क्षेत्रों में ये ज़िलों में हमको मालवी बोली देखने को मिलेगी। कुछ और है जैसे कि ब्रजभाषा,
तो ब्रज भाषा हमको मुरैना, ग्वालियर, भिंड और श्योपुर में देखने को मिलेगी। कोरकू, जैसे कि कोरकू का निवास स्थान आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, तो उसी में देख सकते हैं हम। देखिए आपको होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन जिले जो है कोरकू भाषा के देखने को मिलेंगे। या बोली भीली, भीली जो है रतलाम, खरगोन, अलीराजपुर, धार और झाबुआ के अंतर्गत देखने को मिलेगी। गोंडी ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिवनी और मंडला में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ अकादमी हैं, मतलब जो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्य एवं ललित कला संस्थाएं हैं या अकादमी है, उनके नाम देख लेते हैं हम, उनके स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि ये हम बात करें कालिदास की, ठीक है, कालिदास संस्कृत अकादमी, तो ये आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा कहाँ पे, उज्जैन में। और जो बाकी है यहाँ से लेकर जो नीचे तक है, उनका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल में, ठीक है। बाकी सबके स्थापना वर्ष आपके लिखे हुए। तो मध्य प्रदेश कला जो परिषद है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मतलब कब हुई थी, 1952 में, और इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल में। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी 1954 में, मुख्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 में स्थापित और मुख्यालय इसका भोपाल में। फिर कालिदास संस्कृत अकादमी, ये 1978 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ये आपको 1980 में देखने को मिलेगी और मुख्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। ध्रुपद केंद्र 1987, मुख्यालय भोपाल। भारत भवन 1982 में और इसका मुख्यालय भी भोपाल। फिर एक और है मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987, तो इसका मुख्यालय भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी देख ली हमने। कुछ और चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, कुछ संग्रहालय यानी म्यूज़ियम है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जो संग्रहालय है जिसके नाम, उनके स्थापना वर्ष और जिला के बारे में बात करेंगे। देखिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो 1985 में स्थापित किया गया था और भोपाल में इसका जो है लोकेशन देखने को मिलती है। तो आप यहाँ से जो है लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। साथ में बिरला म्यूज़ियम की अगर बात करें तो 1971 में स्थापित और भोपाल में ये देखने को मिलेगा। राज्य संग्रहालय ये 2005 में स्थापित है और भोपाल में ये देखने को मिलेगा। गुजरी महल संग्रहालय 1912 में स्थापित किया गया था ग्वालियर में। जहांगीर महल संग्रहालय 1990 में ओरछा और ये निवाड़ी में, ठीक है। तो ये टीकमगढ़ न होकर क्या होगा, निवाड़ी होगा। इसके अलावा रामायण कला संग्रहालय 2005 में ओरछा अर्थात निवाड़ी में देखने को मिलेगा। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय तो ये 1955 में घबेला छतरपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पुरातत्व संग्रहालय 1988 में छतरपुर में देखने को मिलेगा। रानी दुर्गावती संग्रहालय 1976 जबलपुर में देखने को मिलेगा। देवी अहिल्या संग्रहालय 1974 खरगोन में। यशोवर्मन संग्रहालय 1982-83 में मंदसौर में देखने को मिलेगा। स्थानीय संग्रहालय चंदेरी 1991 में अशोकनगर में देखने को मिलेगा। शासकीय जिला पुरातत्व ये 1940 विदिशा के अंतर्गत। फिर केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय हमको 1929 में देखने को मिलेगा स्थापित और इंदौर में ये है। तुलसी संग्रहालय 1978 में सतना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सिंधिया संग्रहालय की ऐसा तिथि नहीं है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं और ये ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तो इन सभी के आप लोकेशन ऐसे ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे जो मैप है उसमें। तो ये सारी चीज़ आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कवर कर ली हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ कवर करे हैं। देखिए जो पर्व उत्सव है उसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें देखें। फिर उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखे थे इम्पोर्टेंट। फिर हमने कुछ मेलों के बारे में जाने। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बोलियाँ बोली जाती है वो हमने देखें। इसके पहले हमने पढ़े क्या, लोकगीत पढ़ लिए, ठीक है। लोक नृत्य के बारे में हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमने लोक नाट्य के बारे में पढ़ लिए। फिर चित्रकला के बारे में पढ़े, शिल्पकला देख लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कला एवं संस्कृति के अंतर्गत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के अंतर्गत। अब इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही अगला जो टॉपिक है वो हमारा पर्यटन अर्थात टूरिज्म की बात करेंगे।